आज इस वीडियो में मैं आपसे क्रिप्टो टैक्स पे बात करूंगा। जब से क्रिप्टो पे टैक्स लगाया ना यार, मतलब तभी से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स परेशान है, सर दर्द है सबका। हर बजट में यही दुआ करते हैं, ये देखते हैं कि टैक्स यार कुछ कम हो जाए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्रिप्टो वालों की तरफ देख ले। सो कुछ बड़े अपडेट्स इस बार क्रिप्टो टैक्स पर जो आए हैं वो आपके साथ मुझे शेयर करने इस वीडियो में। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार जो बजट में आया था उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं असल में, वो आपके साथ शेयर करने हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, आप इसको पूरा देखना। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो 12 लाख की इनकम पर नो टैक्स अनाउंस किया ना, कि 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, उसमें भी क्रिप्टो टैक्स को आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर क्रिप्टो प्रॉफिट को मिलाकर आपकी इनकम 12 लाख है तो क्या आपको कोई टैक्स देना है, नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, क्या रिबेट यहाँ पे भी आपको मिलेगी। जैसे लास्ट ईयर अगर क्रिप्टो में प्रॉफिट 80,000 के आसपास आपका होता था तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, बिकॉज रिबेट आपको मिल रही है अराउंड 25,000 की। तो इस बार क्या चेंज हुआ है क्रिप्टो टैक्स में, कैसे टैक्स भरना है, कभी क्रिप्टो टैक्स नहीं दिया तो क्या करना है, अभी देना है क्या, कहीं गवर्नमेंट नोटिस तो नहीं आ जाएगा, गवर्नमेंट नोटिस तो नहीं भेज देगी। ऑल्सो वजरेक्स यूजर्स जिनके पैसे एक्सचेंज पे अभी तक फंसे हुए हैं, कोई वजरेक्स कुछ पता नहीं दे रहा है उनका, क्या उनको भी टैक्स देना है। ऐसे सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एंड आज मेरे साथ हैं क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट सीए सोनू जैन। वेलकम सोनू, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आया सर। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एंड आई होप स्विच जो जो सारे यूजर्स वॉच करते हैं उनको हम वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उनका सपोर्ट हमेशा रहे हमारे साथ। बिल्कुल सोनू, मतलब यार हमारी कोशिश तो यही रहती है ना, एंड इसीलिए आपसे आज बात हो रही है। सो क्रिप्टो टैक्स पे इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, सबसे पहले यार आप ना यही बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। यस एब्सोल्युटली आया सर। तो बजट में जो चेंजेस हुआ है उसको अगर मैं समराइज कर दूं तो पहला जो क्रिप्टो का बेसिक टैक्सेशन होता है जो कि है फ्लैट 30% ऑन दी प्रॉफिट्स। नो लॉस ऑफसेट का जो होता है कि आप कोई भी अपना क्रिप्टो का लॉस आपस में या किसी और इनकम के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। और जो हमारा टीडीएस का प्रोविजन है, ये तीनों में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो हमारा बजट 2022 में जो क्रिप्टो टैक्स आया था वो सेम अप्लाई होता है अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी। पर एक छोटा सा उन्होंने चेंज कर दिया है जिसका इम्पैक्ट मतलब यूजर्स को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में दिया गया है। वो है कि क्रिप्टो जो है, जिसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी बोला जाता है, उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम के कैटेगरी में डाला गया है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है। ये आइडियली सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का कैटेगरी है जो सेक्शन 158 बी में आता है, वो एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स रेड या फिर सर्च वाले केसेस में। तो ये वो एक ऐसा एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर पे आते हैं, वो रेड मारते हैं। उस रेड के प्रोसेस में उनको आपका कैश मिलता है, आपका ज्वेलरी मिलता है, आपका गोल्ड मिलता है, आपके जो भी संपत्ति है, रियल एस्टेट है, उसके पेपर्स मिलते हैं। उसके साथ अगर उनको क्रिप्टो भी मिलता है तो तभी वो उस कैटेगरी के अंदर माना जाएगा कि ये एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। और उसका जो भी एक उसका एक सेपरेट असेसमेंट प्रोसीजर होता है जब भी आप इनकम टैक्स रेड करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे अभी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हम एक बार में 1 साल का आईटीआर फाइल करते हैं। तो उस 1 साल के आईटीआर का प्रोसेसिंग होता है, फिर आपको एक लेटर आता है कि आपका कोई टैक्स पेंडिंग है या नहीं, आपने पूरा टैक्स सही से पे किया या नहीं। इसका आपको एक ईमेल पे कंफर्मेशन आता है कि आपका कोई डिमांड नहीं है या फिर आपका कोई थोड़ा डिमांड बन रहा है। लेकिन जब इनकम टैक्स रेड होता है, इनकम टैक्स सर्च होता है, जब ऑफिसर आके आपके घर पे ढूंढते हैं, उनको सिर्फ 1 साल का डेटा नहीं मिलता है, उनको बहुत सालों का डेटा मिलता है कि आपने कोई 2015 में रियल एस्टेट खरीदा था, आपने 2020 में गोल्ड खरीदा था, या फिर आपके लॉकर में से ज्वेलरी मिलता है जिसका आपको पता नहीं है आपने खरीदा कब था और आप बता नहीं पा रहे हो। वैसे अगर उनको आपका सॉफ्टवेयर वॉलेट मिलता है मोबाइल फोन में, या फिर उनको आपका हार्डवेयर लेजर वॉलेट मिलता है जिसमें बिटकॉइन है, और फिर वहां पर आपसे क्वेश्चनिंग होती है, तो पहला चीज जो होता है क्वेश्चनिंग होता है कि आपके पास ये बिटकॉइन आया कहाँ से। अगर मेरे वॉलेट में 10 बिटकॉइन दिख रहे हैं और मैं बैंक स्टेटमेंट से मैच करके दिखा सकता हूँ कि मैंने ये अकाउंट एक्सचेंज में डिपॉजिट किया था जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ था, उसके बाद मैं ट्रेड रिपोर्ट दिखाऊंगा कि ये आईएनआर को मैंने बीटीसी में कन्वर्ट किया, फिर बीटीसी मेरे वॉलेट में आया। यहाँ पर ये एक्सप्लेन्ड हो जाता है, जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि ये मेरे पास आया कहाँ से, तो फिर ये अनडिस्क्लोज में जाएगा, जहां पर आज के दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो 6 साल का रिटर्न आपका मिला के एक प्रोसेसिंग करेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स रेड में उनको बहुत सारे ईयर्स का डेटा मिलेगा, उन सबको क्लब करके 1 साल का रिटर्न प्रोसेस करेंगे, उसको ब्लॉक असेसमेंट बोलते हैं। और सिर्फ उसी सेक्शन के अंदर अभी क्रिप्टो को ऐड किया गया है
तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर पे आके रेड करेंगे, ये सारे इन्वेस्टर्स के साथ नहीं होता है, सारे टैक्स पेयर्स के साथ नहीं होता है ये। हम जो जो सुनते हैं न्यूज में कि हर 6 महीने में या 1 साल में एक आध बार हम सुनते हैं कि कहीं पर रेड हुई है, और जब भी वो रेड होता है वो बहुत बड़े कंपनीज पे होता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन के वहां पर होता है, तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। ये 99.99% क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। पर एक प्रोविजन जो एप्लीकेबल होता है वो सेक्शन 69 का है, जो सबको याद रखना है कि अगर आपका 1 साल का भी रिटर्न चुना जाता है या फिर आपको नोटिस आता है, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपके पास वो बिटकॉइन आया कहाँ से। तो एक्सप्लेनेशन से आप बचेंगे नहीं, बस उसका प्रोसेस एक डिफरेंट होगा जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के साथ होता है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि बजट में कुछ एडिशनल चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि 60% 70% का जो पेनल्टी है वो कुछ नहीं है। अगर आपका ब्लॉक असेसमेंट होता है और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो फिर आपका टैक्स रेट जो स्टार्ट होता है वो 60% से स्टार्ट होता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है बजट में। ओके इस केस में 60% का टैक्स रेट सोनू आप बता रहे हो, इस पे आपसे बात करूंगा। बट सोनू यार ये जो नया प्रोविजन है ना कि भाई अनडिस्क्लोज इनकम में क्रिप्टो को ऐड कर दिया रेट वाली सिचुएशन में, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। भले ही आप ये कहो ना कि 99% लोग जो है वो उसको फेस ही नहीं करेंगे, रेट वेट मतलब नहीं हर किसी पे होती है, बट दिक्कत तो है। सोनू यहाँ पे एक चीज़ आप मुझे बताओ कि क्रिप्टो में लोगों का पहले काफ़ी प्रॉफिट हुआ, मतलब जम के प्रॉफिट किया बुल रन में, पुराने बुल रन में 2021 में प्रॉफिट जिनका हुआ, 2020 में जिनका प्रॉफिट हुआ, 22 में हुआ। अभी तो टीडीएस कट रहा है लेकिन उनका तब टीडीएस नहीं कट रहा था। तो इस केस में क्या उनको जिन्होंने टैक्स नहीं दिया तो क्या उन्होंने जो ये पुराना प्रॉफिट हुआ इस पर टैक्स देना होगा? कोई इंक्वायरी वगैरह आ सकती है? मतलब क्या सिचुएशन है, क्या पुराने प्रॉफिट पे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को टैक्स देना है? यस एब्सोल्युटली है सर। यस, तो अगर आपको किसी भी साल में प्रॉफिट हुआ है उसको आपको अपने आईटीआर में डिक्लेयर करना है और उस पर टैक्स पे करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने 2018 से 2020 के बिटकॉइन के साइकिल में बहुत सारा पैसा बनाया है। नो आइडियली बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि वहां पर डिक्लेयर करना है हमको। तो फिर क्या हुआ कि 2022 मार्च में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 10 से 20 हजार लोगों को नोटिस भेजा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा आया था कॉइनेक्स और मतलब 3 4 इंडियन एक्सचेंज से उनको डेटा मिला कि इन लोगों ने ट्रेडिंग किया है। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस डेटा को उनके आईटीआर से कंपेयर किया, तो आईटीआर में उनको कोई ट्रांजैक्शन के डिटेल्स नहीं मिले। तो उन्होंने नोटिस भेज के मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने अपना रिटर्न रिवाइज किया और उन्होंने पे किया। अल्टीमेटली एक चीज का ध्यान यहाँ पर ये रखना है सर कि अगर आपको कभी नोटिस आता है तो आपको डरना नहीं है, आपके पास हमेशा एक ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है कि आप आईटीआर को वापस से फाइल करें और अपना जो भी सही से इनकम है वो डिक्लेयर करें। तो अगर आप अपना आईटीआर अभी रिवाइज करना चाहते हो, जिसका भी बजट में चेंज हुआ है कि अभी आप लास्ट 4 इयर्स तक का आप रिवाइज कर सकते हो आईटीआर, पहले 2 इयर्स तक का ही था। तो अभी आप 4 साल प्रीवियस तक आप जाके आप अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है और आप नोटिस के रिस्क में नहीं रहना चाहते हो, तो आप हमेशा रिवाइज करके अपना जो भी टैक्स बनता है वो आप पे कर सकते हो। सोनू अगर 4 साल से पुराना कोई आईटीआर हो तो मतलब उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस केस में आपको असेसिंग ऑफिसर जो आपका इनकम टैक्स का ऑफिसर है, इसका डिटेल्स आपका हर एक टैक्स पेयर का एक इनकम टैक्स ऑफिसर एलोकेटेड होता है सर। तो आपको ये डिटेल्स आप जब इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉग इन करके आप अपने प्रोफाइल के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको माई एओ करके एक डिटेल मिलेगा। एओ का मतलब होता है कि असेसिंग ऑफिसर, जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। आपको उसका ईमेल आईडी निकालना है जो वहां पर मेंशन्ड होगा, और आपको उसको ईमेल करके बोलना है कि मैं अपने आईटीआर में आई हैव मिस सम इनकम, मैंने कोई इनकम डिक्लेयर नहीं किया, शायद गलती से हुआ या मैंने ओवरलुक कर दिया। क्रिप्टो के केस में क्योंकि लॉ का ही क्लैरिटी नहीं था कि ये क्रिप्टो का टैक्सेबल होगा नहीं होगा, तो एक जेन्युइन केस होता है। तो आप एक लेटर लिख के उनको बोल सकते हो कि मेरा जो डिले हुआ है इस इनकम को डिक्लेयर करने में, आप कॉन्डोन कीजिए। और कॉन्डोन का मतलब होता है कि आप इसको वेव ऑफ कीजिए कि मैं इसको फाइल कर सकूं, क्योंकि अभी टाइम लिमिट उसका खत्म हो गया है। तो जब वो आपको अप्रूवल देते हैं कि ठीक है आप इसका रिवाइज रिटर्न फाइल कीजिए, तो फिर उसके बाद आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप है कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर को बताएं कि मैंने मिस किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एंड से ही इसको रिवाइज करूँ। सुनो अभी लोगों का टीडीएस कट रहा है जो ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में, तो उनका टीडीएस कैसे वापस मिलेगा भाई? मतलब इसके लिए आईटीआर ही फाइल करना है या फिर कोई और ऑप्शन भी, कोई हैक वैक है क्या यहाँ पे? नहीं सर, जब जिसको भी टीडीएस का अपना रिफंड क्लेम करना है, उनको फर्स्ट स्टेप ये है कि उनको आईटीआर फाइल करना है। तो अगर मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और मेरा साल में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ है, तो पहले मैं अपना जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा। फिर टैक्स में से मैं अपना टीडीएस को माइनस करूंगा।
अभी एक ऐसा केस बन सकता है जहां पर या तो मेरा टैक्स टीडीएस अमाउंट से कम है, या फिर मेरा टैक्स अमाउंट ही जीरो है लेकिन टीडीएस बहुत ज्यादा डिडक्ट हुआ है। तो उस केस में मेरे को रिफंड मिलेगा आईटीआर फाइल करने के बाद। तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है टीडीएस का रिफंड क्लेम करने के लिए। सुनो, अभी जो 12 लाख वाला एग्जाम्पशन आ गया है कि भाई 12 लाख पे नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या क्रिप्टो में भी इसको इंक्लूड किया गया है? या फिर आप ना सबसे पहले तो ये क्लियर करो लोगों के लिए कि क्रिप्टो में कितने प्रॉफिट पे टैक्स देना है, टोटल कितना प्रॉफिट होना चाहिए, फिर इसके बाद आपसे 12 लाख वाला स्लैब पे सवाल करूंगा। एब्सोल्युटली है सर। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं कि बजट 2025 से क्या चेंज हुआ है और उसके पहले क्या था। तो अगर हम बजट 2025 में जो चेंज हो उसके पहले की बात करें, कि अगर मैंने लास्ट ईयर फाइल किया था तो वहां पर मेरे पास दो दो ऑप्शन थे, एक तो न्यू रेजिम था और दूसरा ओल्ड रेजिम था। न्यू रेजिम में अगर किसी इन्वेस्टर ने अपना आईटीआर फाइल किया तो उनको 25,000 का टैक्स रिबेट मिलता है, ये क्रिप्टो इनकम को मिला के है। और अगर ओल्ड रेजिम में कोई फाइल करता तो उनको 12,500 का रिबेट मिलता क्रिप्टो इनकम को मिला के। ये लास्ट ईयर तक की बात है, बजट 2024 तक की बात है। सुनो, इसका मतलब ये है कि भाई पिछले साल तक अगर कोई न्यू रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहा था तो उसका टैक्स जो है 25,000 रुपये बन रहा था, यानी प्रॉफिट 80,000 रुपये था, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना था उस वक्त। एब्सोल्युटली है सर। तो रिबेट जो होता है ना, रिबेट हमको टैक्स अमाउंट से मिलता है। रिबेट का अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो इसको सिंपल से वर्ड में हम समझ सकते हैं, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो मेरे को जो मेरा टैक्स का अमाउंट बनता है, टोटल जो मेरे को टैक्स पे करना है, चाहे वो टैक्स हो इंटरेस्ट हो, सब कुछ मिला के जितना पे करना होता है उसमें से 25,000 का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिलता है। तो बजट 2024 तक अगर मैं न्यू रेजिम में अपना आईटीआर फाइल करता था, चाहे जो कुछ भी इनकम इंक्लूडेड हो, क्रिप्टो हो नॉन क्रिप्टो, सब कुछ पे मेरा जो भी प्रॉफिट था अगर वो 80,000 के पास था, लेस देन 80,000 था, तो फिर मेरा पूरा टैक्स उस पर जीरो हो जाता, क्योंकि 80,000 पे अगर मैं 30% से कैलकुलेट करूँ तो 25,000 के आसपास ही आता है। तो क्योंकि मेरा जो टैक्स अमाउंट है वो मेरे रिबेट के इक्वल था, उसके इसमें मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना था। अगर इसमें एक चीज, अगर मैं ओल्ड रेजिम में फाइल करता तो फिर मेरा ये जो टैक्स का डिस्काउंट अमाउंट है ये कम होके 12,500 हो जाता था। तो क्या रेजिम चूज करना है, ये इन्वेस्टर को अपने एंड से देखना पड़ता है कि उनको क्या और डिडक्शंस लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना सैलरी होता है, अपना होम लोन होता है, क्रिप्टो के अलावा बहुत सारे इनकम होते हैं। ओल्ड रिजीम में प्रॉफिट कितना होगा 12,000 के हिसाब से? ये ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास होता है ऐसे। तो अगर मैं सिर्फ, यस, तो अगर मैं सिर्फ क्रिप्टो इन्वेस्टर हूँ, मैंने पूरा क्रिप्टो में ही ट्रेडिंग किया है, क्रिप्टो में ही प्रॉफिट किया है, मेरा कोई सैलरी इनकम नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब क्रिप्टो के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं न्यू रेजिम में लास्ट ईयर तक फाइल कर सकता था, बजट 2024 तक न्यू रेजिम में अप टू 80,000 प्रॉफिट, मेरा टैक्स जीरो बनता था, क्योंकि जितने का टैक्स था उतना पूरा मेरे को 25,000 तक का रिबेट मिल जाता था। दूसरा केस था कि मैं ओल्ड रेजिम ऑप्ट करता। ओल्ड रेजिम में मेरा 40,000 तक के क्रिप्टो प्रॉफिट तक टैक्स नील हो जाता था, क्योंकि मेरा जो रिबेट या डिस्काउंट होता है वो 12,500 तक का मिलता था। तो 40,000 के प्रॉफिट पे अगर मैं 30% से टैक्स कैलकुलेट करूँ वो 12,500 के आसपास ही आता है। तो रिबेट वैसे काम करता है कि मैं प्रॉफिट लूंगा, प्रॉफिट पे मैं पहले टैक्स कैलकुलेट करूंगा, फिर उस टैक्स से मैं रिबेट को माइनस करूंगा, फिर जो कुछ भी बचता है वो मेरे को पे करना है या रिफंड करना है। ये बजट 2024 तक की बात है। अभी बजट 2025 में सरकार ने एक छोटा सा चेंज कर दिया है इन दोनों स्कीम्स में। तो अगर मैं बजट 2025 से एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर जिसका कोई और इनकम नहीं है, मेरा सिर्फ क्रिप्टो में ही प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्रिप्टो में ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो बजट 2025 से अगर मैं न्यू रेजिम ऑप्ट करता हूँ जहां पर 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, सरकार ने इसको ऐसे प्रमोट किया है, तो इस केस में अगर मेरे को 100 रुपए का भी क्रिप्टो प्रॉफिट होता है, मेरे को फ्लैट 30% उस पर देना है, कोई रिबेट नहीं मिलेगा। तो 1 रुपए का भी वहां पर रिबेट नहीं मिलेगा, जितने का प्रॉफिट होगा उस पर पूरा आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर वही मैं अगर ओल्ड रेजिम ऑप्ट करता हूँ बजट 2025 से भी, अगर मैं ओल्ड रेजिम ऑप्ट करता हूँ तो फिर मेरे को अभी भी वो रिबेट 12,500 का जो है वो मिलेगा। इन दोनों में फर्क क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सर, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स अभी सोचेंगे कि हम ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करें क्योंकि उसमें 12,500 का फायदा होगा। पर इसमें एक चीज जो टैक्स पेयर्स को सोचना है कि क्रिप्टो के अलावा मेरा क्या इनकम है। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर से समझाऊं कि अगर मेरा 10 लाख का सैलरी इनकम आ रहा है और उसके ऊपर मैंने 2 लाख का क्रिप्टो प्रॉफिट कमाया है, अगर मैं न्यू रेजिम में
आईटीआर फाइल करूंगा तो उस 10 लाख के सैलरी इनकम पर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि वो 12 लाख से कम है। लेकिन 2 लाख का जो क्रिप्टो प्रॉफिट बना है उस पर मेरे को स्ट्रेट 30% का टैक्स देना है, जो 60,000 65,000 के आसपास आएगा। यानी कि मेरे 12 लाख के इनकम जो 10 लाख का सैलरी और 2 लाख का क्रिप्टो प्रॉफिट है उस पर टैक्स बन रहा है 65,000 के आसपास। वही अगर मैं ओल्ड रेजिम में जाके फाइल करूंगा तो मेरा जो टैक्स बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज का, क्योंकि जो मेरा 10 लाख का सैलरी इनकम है उस पर 1,12,500 का टैक्स बनेगा। फिर जो मेरा 2 लाख का क्रिप्टो गेन हुआ उस पर मैं 30% फ्लैट दूंगा जो 60,000 और आएगा। तो ऑलमोस्ट 1,80,000 1,90,000 तक का ओल्ड रेजिम में टैक्स बनेगा अगर मेरा कोई और इनकम है क्रिप्टो के अलावा। और वो रिबेट 12,000 की मिलेगी तो अब उतना कुछ मिलेगा नहीं ना? यस, वो रिबेट ओल्ड रेजिम में सिर्फ 5 लाख तक की लिमिट पर ही मिलता है ऐसे। ओके ओके, मतलब दैट इज द पॉइंट। तो इसको अगर मैं एक बार रिकैप कर दूं आया सर कि बजट 2025 से न्यू रेजिम में कोई इन्वेस्टर फाइल कर रहा है, क्रिप्टो के इनकम पर फ्लैट 30% है, कोई रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करता है और उसका जो टोटल इनकम है क्रिप्टो नॉन क्रिप्टो सब कुछ मिला के अगर वो 5 लाख तक है तो फिर उसको 12,500 तक का रिबेट मिलेगा। सोनू, जो एक अच्छी चीज़ थी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए पिछले साल, मतलब अब वो नहीं रही। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की टोटल इनकम 5 लाख रुपए एंड 50,000 रुपये उसको क्रिप्टो में प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पर 50,000 रुपये फ्लैट 30% टैक्स देना होगा, मतलब 15,000 रुपये टैक्स देना ही होगा फ्लैट। यस एब्सोल्युटली सर, फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। ओके सोनू, एक बात और बताएं कि वज़रिस के जो यूजर्स हैं ना यार, वो बड़े फंसे हुए हैं। मतलब उनकी बात हम अक्सर करते हैं, तो वो कैसे टैक्स भरेंगे? क्या उनके लिए कोई ऑप्शन यहाँ पे है कि उनके जो पैसे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है, तो कोई ऑप्शन उनके लिए है क्या कि भाई उनको टैक्स नहीं देना होगा? राइट एब्सोल्युटली है सर। आई थिंक वजीरेक्स के जो इन्वेस्टर्स है उनका मतलब इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, क्योंकि क्या हुआ है उनका यूएस डॉलर में वैल्यू फिक्स हो गया एज ऑन 18th ऑफ जुलाई, लेकिन उनको उनके पास ना फंड्स का एक्सेस है ना क्रिप्टो का एक्सेस है। तो आइडियली अभी के लिए देर इज नो सेल ट्रांजैक्शन जो उनको आईटीआर में डिक्लेयर करना है, क्योंकि एसेट्स ही उनके पास नहीं है। जब भी वजीरेक्स अपना एसेट्स उनको ट्रांसफर करेगा इन्वेस्टर्स को, वो जिस भी प्रोपोर्शन में हो, तो उस वक्त यूजर्स को वो सेल आउट करके जो भी उसका पी एंड एल बनता है वो कैलकुलेट करना है। मेजोरिटी यूजर्स के लिए वो लॉस ही होगा, क्योंकि जो हैक हुआ है उसके बाद जो भी हम रेट्स देख रहे हैं उसके हिसाब से जो जो उसका पी एंड एल भी बनेगा दैट विल बी एट अ लॉस फॉर मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर किसी का छोटा मोटा प्रॉफिट बनता है तो फिर उस प्रॉफिट पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सर कि वजीरेक्स के इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा। कि अगर मैं एक वजीरेक्स का इन्वेस्टर हूँ और हैक होने से पहले मेरे पास एक बिटकॉइन था मेरे वॉलेट में जो मैंने 10 लाख देके खरीदा था। अभी वजीरेक्स मेरे को बोल रहा है कि मैं आपको एक बिटकॉइन पूरा नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 0.3 बिटकॉइन वापस दूंगा अप्रैल 2025 में। तो अभी समझ लेते हैं कि अप्रैल 2025 में जब मेरे को वो ये 0.3 बिटकॉइन मिलेगा, उस दिन की 0.3 बिटकॉइन की वैल्यू है 8 लाख रुपए। तो इस केस में मेरे को 2 लाख का लॉस हुआ है, क्योंकि मेरे को जो बिटकॉइन मिला है वो पॉइंट पॉइंट थ्री ही मिला है। अगर मैं इसको सेल आउट करता हूँ तो मेरा जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो सेल वैल्यू होगा 8 लाख रुपए, और उसमें से मैं अपना कॉस्ट जो 10 लाख एक बिटकॉइन के लिए मैंने पे किया था उसको यूज करूंगा। तो उसमें से जो मेरा बच के जो पी एंड एल निकलेगा वो 2 लाख का लॉस निकलेगा, जो जिस पर मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि लॉस इज कंसिडर्ड एज अ जीरो गेन। इसका अगर मैं रिवर्स एग्जांपल देखूं कि मैंने एक बिटकॉइन लिया तो था 10 लाख पे, पर जब वजीरेक्स मेरे को अप्रैल 2025 में 0.3 बिटकॉइन दे रहा है उसकी वैल्यू बढ़ के 20 लाख हो गई है। तो इस केस में जो मेरे को 10 लाख का वो गेन हुआ है उस पर मेरे को टैक्स पे करना है। फाइन। और ये टैक्स जब देना होगा जब उनके फंड्स जो उनके अकाउंट में आ जाएंगे, जब उनको क्रेडिट हो जाएंगे उनके पैसे ना? एब्सोल्युटली सर। तो जब भी आपके एसेट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और आप उसको कैश आउट करते हैं, आप उसको कोई दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट करते हैं या फिर आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके आप प्लेटफॉर्म से विड्रॉ करते हैं, तो फिर उस वक्त पर आपका वो कैपिटल गेन्स की लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप उसको फिर से होल्ड करके चलना चाहते हैं तो फिर वहां पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एसेट था वही कंटिन्यू हो रहा है। ओके सोनू, जो ट्रांजैक्शन हो गए उन्हीं पे टैक्स देना है ना? अगर वो होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइन में क्रिप्टो को तो उस पर कोई टैक्स नहीं है? कोई टैक्स नहीं देना है सर। सोनू, क्रिप्टो में बहुत सारे लोग हैं यार जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं। भर के लोग अब वहाँ चले गए हैं, क्रिप्टो बाय एंड सेल करते हैं, जहाँ उनका टीडीएस वीडीएस नहीं कटता। इसके चक्कर में भी जा रहे हैं कि टीडीएस नहीं कट रहा है, टैक्स नहीं है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या एडवाइस है?
तो आइडियली सर, अगर कोई भी यूजर है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा है, वहां पर उनको मेन P2P अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। P2P के लिए आप कोई इंडियन एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऑन रैम्प ऑफ रैम्प प्रोवाइडर यूज कर कर सकते हैं जो केवाईसी करता है और जो आपको सीमलेस बैंक ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। क्योंकि P2P में दो तरह के रिस्क है फॉर इंडियन टैक्स पेयर। एक है कि आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो शायद कोई स्कैम के रिलेटेड पैसा आएगा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के रिलेटेड में आएगा, जिसके वजह से आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ये एक पहला मेजर इशू है। दूसरा इशू ये है कि वहां पर कोई भी आपको केवाईसी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आपके पास केवाईसी पैन नंबर नहीं रहेगा तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे तो पेनल्टी आप पर आएगी एज ए बायर ऑफ क्रिप्टो। जब भी आप क्रिप्टो को बाई करते हैं तो बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे। अगर वो नहीं करते तो फिर वो पेनल्टी बढ़ते चले जाता है, जो आपके ट्रेड अमाउंट तक भी जा सकता है, पेनल्टी इंटरेस्ट मिला के। तो इसीलिए P2P अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो दैट इज गुड। अदरवाइज आप ऑन रैम्प ऑफ रैम्प प्रोवाइडर्स को यूज करके आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सोनू, बड़े इजी वे में आपने सही सारी की सारी बातें समझाई ताकि हर किसी को आसानी से समझ आ सके। कोई और पॉइंट है जो एम्फेसाइज करना चाहेंगे आप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए? कोई और चीज़ जो मिस कर रहे हैं यहाँ पे हम? यस एब्सोल्युटली सर। तो बजट 2025 में एक और छोटा सा चेंज उन्होंने किया है। तो टीडीएस हमको पता था कि वो ट्रैकिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन अभी ट्रैकिंग के लिए इन्होंने एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जिसको 285BAA बोलते हैं। जो कि है जो जो इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी होस्ट किया था, उसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी है OECD करके, जिसको जो जो ग्लोबली टैक्स फ्रॉड या फिर टैक्स एवेजन को कॉम्बैट करता है। यानी कि एक सारे 190 प्लस कंट्रीज का एक एसोसिएशन है जो साथ में काम करते हैं ताकि टैक्स एवेजन ना हो और टैक्स मतलब कोई एवेड ना कर सके। तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था, उसको बोला था ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसका सारे कंट्रीज के बीच में ऑटोमेटिक एक्सचेंज होना चाहिए। कि अगर एक कंट्री ए में कोई एक्सचेंज है, लेकिन जो यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं वो कंट्री B C D में लोकेटेड है, तो अभी जो कंट्री B C और D है इनको पता ही नहीं है कि इनके जो टैक्स पेयर्स है, इनके जो सिटीजन है, वो जाके कंट्री ए के एक्सचेंज को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है लोग अपने प्रॉफिट्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोग अपने प्रॉफिट्स को आईटीआर में डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, और इसकी वजह से बहुत सारे टैक्स लीकेजेस हो रहे थे। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हम ऑटोमेटिक एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन का सारे कंट्रीज के बीच में। तो उसका इन्होंने एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया कि हर कंट्री एक लॉ इंप्लीमेंट करेगा जिसमें उस कंट्री में जो भी एक्सचेंज लोकेटेड है वो सारा जो भी ट्रेडिंग का डिटेल्स है, इंक्लूडिंग जिस पर्सन के नाम पर अकाउंट है, उस पर्सन के कौन से वॉलेट पर वो कंट्रोल है, और वो क्या क्या चीजें ट्रेडिंग कर रहा है, ये तीनों चीजें एक्सचेंजेस को अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलना है। फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके OECD को बताएगा, जो सारे एक्सचेंज जो सारे कंट्रीज को ब्रॉडकास्ट करेगा ये इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि इंडियन यूजर जब बिनेंस यूज करता है, अगर बिनेंस समझ लेते हैं कि बिनेंस है बांग्लादेश में फॉर एग्जांपल, और जो यूजर्स उसको यूज कर रहे हो वो इंडिया बेस्ड है। अभी अगर बांग्लादेश और इंडिया दोनों जाके OECD के पार्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम ऑटोमेटिक एक्सचेंज करेंगे क्रिप्टो के रिलेशन में डेटा, तो फिर बाइनेंस बांग्लादेश टैक्स अथॉरिटीज को अपना सारा ट्रेडिंग का डिटेल शेयर करेगा। बांग्लादेश OECD में अपलोड करेगा पूरा डेटा, जिससे कि इंडियन अथॉरिटीज को नोटिफिकेशन आएगा कि आपके इन सारे यूजर्स ने बांग्लादेश के एक्सचेंज पे ट्रेडिंग किया है। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो है ये तैयार हो रहा है, ये 2027 से लाइव होगा जो डेटा शेयरिंग का है। लेकिन अभी से इंडियन अथॉरिटीज ने स्टार्ट कर दिया इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जो कि इस बजट में उन्होंने ऑलरेडी सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। अभी इसके अंदर वो किस किस एक्सचेंज को कवर करते हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है हम रूल्स लाएंगे बाद में जिसमें सारे एक्सचेंजेस जो भी इस रूल में कवर्ड है उनका डिटेल्स आएगा। पर अभी के लिए इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे और सारे कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इंडिया को भी सारे एक्सचेंजेस का डेटा चाहिए।
ठीक है सोनू, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहा है आपके साथ ये वाला। आपने क्रिप्टो टैक्स पे लोगों को एजुकेट किया, जो भी बड़े अपडेट थे वो भी समझाए, इसके लिए थैंक्स। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आएगा तो मैं फिर आपसे कनेक्ट करूंगा, एंड आई थिंक आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने आपके साथ किया उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे, फिर आपके साथ मैंने कनेक्ट किया था, तो दोबारा से करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, हमसे बात करने के लिए थैंक्स।